वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारा MPPSC GS पेपर 3 का यूनिट 2 चल रहा है। तो हमने क्या क्या देख लिया है। हमने जो फर्स्ट यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर था एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, डेफिनेशन, केमिकल सिंबल, सारा कुछ देख लिया। फिर हमने देखा था मटेरियल में मेटल्स, नॉन मेटल्स देखे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। और इसी फर्स्ट यूनिट में हमने एक कंपाउंड जो हमारा आता है उसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी देखा। आज जो ये चैप्टर 3 है हमारा, उसमें हम देखेंगे एटम, व्हाट इज़ एटम। आपको पता है एटम, पर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एटम का किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई, सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम एटमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी बॉन्डिंग और आगे आगे बातें करते जाएंगे। तो आप ये लेसन देख लीजिएगा, हो सकता है ऑर्डर में कुछ चेंज हो पर आपको लेसन मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले जो हमने शुरुआत करने से पहले में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे एक बार। फ्रेंड्स, हमने जो पहले पढ़ा था, पहले लेसन में ही हमने देखा था केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? पूरी स्टडी ऑफ मैटर से रिलेटेड है। तो हमने मैटर में देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, सॉलिड लिक्विड केस। और उसके बाद हमने क्या देखा था मैटर का? हमने देखा था मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, और इसमें हमने क्या देखा था? केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि एक जो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं और एक आपके इम्प्योर होते हैं। प्योर के अंदर दो आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, और इम्प्योर के अंदर हमारा एक जो आता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये हमको जानना ज़रूरी है इस लेसन में, नहीं तो ये लेसन समझ में नहीं आएगा। तो एलिमेंट क्या होता है? जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। जिसमें देखो, प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही टाइप का सब्सटेंस है, अलग अलग नहीं है। मिक्सचर में क्या होता है? एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि हमने वाटर प्लस अल्कोहल, तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस है, H2O है और C2H5OH है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, H2O प्लस C2H5OH। तो ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मिक्सचर हो गया। प्योर सब्सटेंस में क्या है? सिर्फ सेम एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा। और उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एलिमेंट और कंपाउंड का। एलिमेंट में क्या होगा? सेम टाइप ऑफ एटम। और कंपाउंड में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, अब आपको मैं और एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, सेम टाइप ऑफ एटम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो सोडियम है या नाइट्रोजन है, जो सोडियम को नहीं लेते, यहाँ पे हीलियम ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आपका Cl क्लोरीन है। और इधर कंपाउंड में आते हैं तो H2O है, CO2 है, ये सब ले लिया हमने। ठीक है, ये सब लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो सब एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये किसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? एलिमेंट के। और ये सब किसके हैं? कंपाउंड के। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम है और इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ एटम है। अब ध्यान रखना, ये जो है ना हीलियम, दिस इज एटम। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा ब्रेन पे लोड आ रहा है क्या? तो थोड़ा सा स्टॉप कर लो, फिर वापस आ जाओ तो लोड नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। हैं दोनों एलिमेंट, पर ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। क्यों? मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर एक से ज़्यादा एटम मिलें तो वो मॉलिक्यूल हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या सर ये मॉलिक्यूल है? यस, ये भी मॉलिक्यूल है। तो ध्यान रखना, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये वाला कंपाउंड नहीं है। मॉलिक्यूल में क्या होगा कि बस मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है कि एक से ज़्यादा एटम मिल गए तो वो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड में क्या, आपका जो कंपाउंड है वो उसमें क्या है कि एक से ज़्यादा एटम तो होने चाहिए, लेकिन वो एटम भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक, तो आपको क्या समझ में आ गया? एटम क्या होता है? ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एटम हो गया। और अगर एक से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल हो गया। और मॉलिक्यूल में भी अगर सिमिलर हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोल दोगे, और अगर डिफरेंट हैं तो उसको मॉलिक्यूल भी बोलेंगे और कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब हमारा लेसन शुरू करते हैं। तो आप देखोगे, ये हमारा लेसन है फ्रेंड्स, हमको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में देखना है। तो हम शुरू करते हैं आगे। तो एटम एंड मॉलिक्यूल, देखो एटम की डिस्कवरी कहाँ हुई? तो आप अगर देखोगे, सब देखते हैं कि एटम की डिस्कवरी सबसे पहले जो बताया गया था वो जो डॉल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। बट इससे पहले भी इंडिया में भी इसकी बात हुई थी। तो आप पढ़ते हो, आप अगर जीके पढ़ते हैं तो आप जो है सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, एक उसमें होता है वैशेषिक का सिद्धांत, आप पढ़ते हैं ना, योगा प्रिंसिपल, फिर उत्तर मीमांसा, और आप फर्दर दूसरे सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें एक सिद्धांत आता है वैशेषिक का। उस जो वैशेषिक का सिद्धांत था वो किसने लिखा था? कन्नाड ने लिखा था। तो वो बेसिकली पूरा फिजिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा था कि जो मटेरियल मैटर होता है उसको हम अगर डिवाइड करेंगे और जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसी पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। ठीक, ये बताया था। ठीक है, उसी तरह से जो एक फिलोसोफर आए थे काट्यान,
तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम जो है वो फ्री स्टेट में कई बार एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, और वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसी जो कंबाइंड फॉर्म में वो जो एटम एग्जिस्ट करता है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर कंपाउंड बोलते हैं। तो मैंने आपको यही बताया, मैंने आपको बताया था जैसे हीलियम है, तो हीलियम जो है नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट हाइड्रोजन नहीं करता, इसलिए वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब इन्होंने बोला, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। Indian philosopher Maharishi Kannad had proposed that if we divide the material matter, then we cannot be able to divide the particle obtained by a small particle, that is the smallest particle will be inseparable। ठीक है, inseparable है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उस इंडिविजिबल माइक्रोबियल पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। देन इंडियन फिलोसोफर पाकुदा कट्टायम that in some cases the atom may not exist in the free state but may exist in the combined state in the form of a species called molecule or compound। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको रीड करके फ्रेंड इसलिए बताता हूँ, आप पहले समझ लें, फिर जब रीड करता हूँ तो उसको बिना कोई लोड लिए सिर्फ सुने, तो आप जब लिखेंगे आंसर तो आपको ये लैंग्वेज याद रह जाएगी, जो कि हमको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने ऐसे कितने बच्चे देखे जिनको बहुत नॉलेज होता है पर सिलेक्ट नहीं हो पाते, बट ऐसे बच्चे हैं जिनको कम याद होता है, अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एट द सेम टाइम जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे कुछ, वो भी सेम डिस्कवरी कर चुके थे। तो क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड एंशियन ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द सेम आइडिया, और उन्होंने जो है हाउएवर दे कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल इज एटम विच कैन नॉट बी कट। तो जो इंडिया में था वो इनसेपरेबल पार्टिकल को एटम नहीं कहा गया था, उन्होंने कुछ और कहा था। ग्रीक में जो है उस स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल को क्या कहा गया, एटम। तो आप समझ रहे हो मैटर है, मैटर को जितना छोटा कर सकते हो कर लो, जो सबसे छोटा जो कण होगा उसका, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एटम बोलेंगे। आगे देखते हैं तो एटम की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको बताया तो एटम की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया एटम को आप पूरा मैटर को आप पूरा तोड़ दो, और फिर उसके बाद जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे एटम। ठीक है, तो 1 सेकेंड। तो एटम की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, एलिमेंट का, किसका, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता वो, और जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। 3 चीज़ें, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, मतलब मैंने क्या बोला, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, वो एटम होता है। बस 3 चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं आप। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि एटम्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, देन smallest particle of an element which may or may not have an independent existence but always takes place in the chemical reaction is called an atom. Atom is defined as the smallest unit that retains the properties of an element. अब मैंने मान के चलो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, तो उसको दो भाग, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, उसको अलग कर दिया दोनों हाइड्रोजन एटम को, तो दोनों जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो रखेंगे ना। ठीक है, एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड दिस कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड। All atoms of the same element are identical and different elements have different type of atom. Chemical reaction occur when atoms are rearranged. सिंपल जो है इसमें यही बताया गया है कि सेम एलिमेंट है, मतलब ये सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, तो ये जो दोनों एटम है वो क्या है, सेम ही है ना, अलग अलग थोड़ी है, O2 है, तभी तो इसको एलिमेंट बोला, सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, और जो अलग हैं डिफरेंट टाइप जो कंपाउंड है उनके एटम डिफरेंट होंगे। ठीक है, एटम्स को हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनके एटम्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम। ओके, molecule is a collection of 2 or more atoms that make up the smallest recognizable unit into which a pure material may be split while maintaining its makeup and chemical characteristic। तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि what is atom, atom molecule is a collection of 2 or more atom। ठीक है, और आगे क्या है कि that make up the smallest recognizable unit into which a pure material may be split while maintaining its makeup and chemical कैरेक्टरिस्टिक। तो मतलब यहाँ पे मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये प्योर सब्सटेंस है, एक पानी का गिलास प्योर है, सिर्फ H2O है और तो कुछ है ही नहीं, आप इसको भी फर्दर स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे कि इसमें मान के चलो इस पानी के गिलास में फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स थे, किसके, H2O के, तो आपने इसको फर्दर जो है आपने इसको एक एक मॉलिक्यूल कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ना, पूरी केमिकल H2O की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक तो बनी हुई है। अगर अब इसको फर्दर तोड़ोगे आप तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, फिर ये वो लिक्विड थोड़ी रहेंगे। ठीक है ना, तो इसमें यही बोला है
कि आप उसको तोड़ दें पर उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बनी रहनी चाहिए। तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी ठीक है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एटम दैट मेक अप द स्मॉलेस्ट रिकॉग्नाइजेबल यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल मॉलिक्यूल के H2O, नाइट्रोजन, ओजोन, ये सभी सिंपल एग्जांपल है। इस ओजोन को आप इस तरह से लिखना। ठीक है। अब एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो मोस्ट फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन एग्जिस्ट ऑफ एन एलिमेंट, अभी मैंने बताया। 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, उसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब एटम है। ठीक है। मॉलिक्यूल में O2, P4, फॉस्फोरस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर H2O। स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट पार्टिकल विद प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। स्टेबिलिटी, तो एन एटम मे नॉट ऑलवेज बी स्टेबल इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। अब मैंने आपको बताया कि कुछ एटम ही है जो स्टेबल रह पाता है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, नोबल गैस। ठीक है, यही सब रह पाते हैं, नहीं तो बाकी सब क्या होता है? जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, वो स्टेबल थोड़ी होता है। वो हाइड्रोजन के फॉर्म में अगर देखोगे तो स्टेबल नहीं है, वो हमेशा अपने एक जोड़ीदार के साथ रहता है, तो ये स्टेबल नहीं होते। मॉलिक्यूल जनरली स्टेबल ही रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो एटम के अंदर क्या है? एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। और मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं। ठीक है। रिएक्टिविटी, तो आप देखोगे कि एटम तो रिएक्टिव ही होते हैं। ठीक है, एटम ही होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्ट फॉर द नोबल एलिमेंट, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट शो केस अ सर्टेन लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। नोबल गैस को छोड़ दो तो सब रिएक्टिव है। Compared to an atom, the level of reactivity is less because some valence points are filled by electrons of combined elements. ठीक है। कंपेयर टू एन एटम लेवल ऑफ रिएक्टिविटी इज लेस। आपको बताया कि वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन, उनके उसके सब एटम कंबाइन होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स के जो फर्दर एटम टूटते हैं और वो रिएक्शन में भाग लेते हैं। ओके। अब एक चीज़ है, एक लाइन लिखी हुई है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर को हम जब डिवाइड करते हैं तो कैसे? एक एलिमेंट होता है, फिर एक कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखा है ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। अब ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, N2, O2 और H2O। अब कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल का है, कंपाउंड है। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल्स तो कंपाउंड नहीं है, तो इसीलिए लिखा है ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ये जितने भी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो ये सारे जो है कंपाउंड्स, सारे क्या है? मॉलिक्यूल है। ये वाला कंपाउंड है लेकिन ये भी मॉलिक्यूल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं एक बार। ए कंपाउंड इज क्रिएटेड व्हेन एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। You still have 2 atoms combining together, so it is definitely a molecule, but for it to be a compound, those elements must be different. For example, oxygen is only a molecule because it is 2 oxygen atoms bonded. Okay, CO2 is a compound. Why it is a compound? Because it consists of 2 different elements bonded. Now nitrogen is a molecule. Is this a compound? No, it is not a compound. ये compound नहीं है। वाटर एक मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। क्यों? क्योंकि दोनों डेफिनेशन आ जाती हैं, एक से ज़्यादा एटम भी हैं और एटम डिफरेंट भी हैं। ओजोन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। जो ये आपका सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, C12H22O11, ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। एटमिसिटी देख लेते हैं, मोनो एटमिक या हेट्रो एटमिक। तो एक एटम अगर है तो वो मोनो एटमिक, और एक से ज़्यादा है, डाई, ट्राई सब। जैसे हीलियम है तो वो ऐसे मोनो एटमिक होता है। डाई एटमिक में तो बहुत एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है। ट्राइएटमिक में O3, टेट्राएटमिक में फॉस्फोरस एग्जाम्पल है। ऑक्टाएटमिक सल्फर S8। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये सब क्या है? होमो एटमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। तो ये NH3, इसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम है। ठीक है, ये सब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं साइज ऑफ एटम। तो आप देखो कि एटम कितना छोटा होता है। तो एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसकी साइज़ होती है 10⁻⁻10। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जो कि सबसे छोटा एटम है, 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। जो सैंड का ग्रेन है, मिट्टी, वो उसकी साइज़ इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। फिर इस तरह से। ओके, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये पता देख रहे हैं कि एटम में क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, बस ये जान रहे हैं। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर कैसे हुआ। तो देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक एटम में एक तो बीच में आपका एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे आसपास जो है उसके अंदर वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर न्यूक्लियस।
दिस इज योर न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर क्या होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अभी हम सब डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमारा होता है प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, यही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। ये दोनों नहीं लेते। ये दोनों कहाँ होते हैं, ये प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, ये भी आपका न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। ये भी आपका न्यूक्लियस में ही होता है। इलेक्ट्रॉन आपका बाहर शेल्स में होता है, अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और ये आपका कैसा होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे हल्का होता है, इसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और ये जो होता है ये 10⁻27 के अराउंड होते हैं दोनों। ये जो दोनों है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस में रहते हैं, और इन दोनों को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर, ओके। अब हम आगे देखते हैं। अब इस चीज़ को आप बेसिक को दिमाग में रखना, ठीक है, ये चीज़ मत भूलना। चलो आगे आ जाते हैं। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो एटम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया। एटम का मैक्सिमम मास, आप ये भी देख रहे हो एटम का स्ट्रक्चर है, तो मैक्सिमम मास कहाँ होता है इसका, न्यूक्लियस में। इसकी जान न्यूक्लियस में ही है, ठीक है, कह सकते हैं मतलब ऐसे। तो एंटर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियंस। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अभी ये बड़ा बेसिक चल रहा है, इसको सुनते जाओ, एक स्ट्रक्चर बनाते जाना दिमाग में, आगे ये सब हमको डिटेल में देखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना इस वर्ड को, साइंस वाले तो इजीली कैच कर लेंगे। सब एटमिक, क्या बोला मैंने, सब एटमिक मतलब एटम का हिस्सा है ये, ठीक, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, -1। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। एटम हमेशा फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश फिजिस्ट जे थॉमसन इन द ईयर 1897 बाय हिज एक्सपेरिमेंट विद कैथोड रे ट्यूब। तो ये किसने डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने, जब उसके कैथोड रे ट्यूब्स के एक्सपेरिमेंट के साथ। मैं बता दूंगा कैसे किया था उसने। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन टर्म दिया था, नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, किसने दिया था, स्टोरी ने दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ईयर मत ध्यान रखो, इसका ध्यान रख लो ईयर, ठीक है। चलो अभी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे वो डिस्कवरी हुई थी। तो आप ये देखोगे, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब क्या इसको, ये जो एक कैथोड है ये एनोड है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से आपकी कैथोड लगी हुई है, और ये तो जो थॉमसन सर ने क्या किया था, यहाँ पे जो है ना बिल्कुल लो प्रेशर, कोई भी गैस कुछ भी नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ से करंट पास किया। तो करंट जब पास किया तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसे लाइट ग्लो कर रही है, ठीक है। एनोड जो थी वो परफोरेटेड थी, मतलब ऐसे लाइट उसमें से पास हो सकती थी। फिर उसके बाद उन्होंने फर्दर यहाँ पे ऊपर, जैसे यहाँ पे उन्होंने सब किया, तो यहाँ पे उन्होंने फर्दर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो ऐसे जा रही थी कैथोड, यहाँ पे एक जो लाइट निकल रही थी वो ऐसे बेंड हो गई, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या सोचा कि ये जो लाइट, ये जो रे है, इसके ये नेगेटिवली चार्ज है, ये तो समझ में आ गया उनको, ठीक। उसके बाद उन्होंने फर्दर क्या किया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी उन्होंने, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डॉट डॉट दिखा रहा हूँ क्योंकि 3D में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। फिर वो बेंड हो गई, वो बेंड उसी डायरेक्शन में हुई जहाँ पे नेगेटिव बेंड होती है। फिर उन्होंने क्या किया, अभी एक यहाँ पे ऐसे एक बीच में एक ऐसा पैडल लगा दिया, फिर देखा कि ये पार्टिकल जैसे ही निकल रहे हैं तो ये पैडल मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैथोड रे है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स हैं तो इन्होंने सोचा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही सबसे हल्का है। लेकिन जब इन्होंने उसकी बेंडिंग को देखा और इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो उन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल है वो हाइड्रोजन से 1000 टाइम्स छोटा है। क्या है, 1000 टाइम छोटा है। तो फिर उन्होंने ये अंदाजा ऐसा कंक्लूड किया कि एटम के अंदर भी एक पार्टिकल है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि पार्टिकल निकल रहा है तो वो एटम से भी छोटा है। इसका मतलब क्या है, एटम को भी अंदर, उसके अंदर और भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और वही पार्टिकल को उन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बाद में चल के इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। वैसे तो नहीं पूछेंगे ये
कि आपको एक्सप्लेन किया था ऑर्डर एक्सपेरिमेंट में, फिर भी अगर आपको ऐसा आ जाता है क्वेश्चन तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ऐसा बस एक ट्यूब बना देना, ठीक है, और यहाँ पे लगा देना कैथोड, यहाँ पे लगा देना एनोड, और इस कैथोड को नेगेटिव से जोड़ देना, एनोड को पॉजिटिवली से जोड़ देना, यहाँ पे ऐसे थोड़ा डार्क कर देना और यहाँ लिख देना फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये हो गया आपका डायग्राम। बस यहाँ पे लिख देना वेरी लो प्रेशर, जो मैंने आपको समझाया वो लिख देना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो चार्ज जो है मलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ था, एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ये जो मास है ये मैंने आपको 1000 बताया था, एक्चुअली ये 1/1837 ऑफ अ प्रोटॉन है, ठीक है। और चार्ज इसका होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। मतलब ये अगर +1 है तो इसका मतलब क्या है, +1 का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 10⁻31 kg। चार्ज कितना बताया, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, ओके। अब बात आती है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ फ्रेंड्स, प्रोटॉन जो है वो भी ऐसे ही, ये जो डिस्कवरी हुई इससे ही हुआ। इधर उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे जो इन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दी थी, और ये जो एनोड थी, ये एनोड क्या कर दी इन्होंने, ये एनोड पॉजिटिव थी। क्या थी एनोड, सॉरी, एनोड तो पॉजिटिव है। ये जो कैथोड थे ना यहाँ पे, इसको परफोरेट कर दिया। पहले एनोड परफोरेटेड थी, अब कैथोड परफोरेटेड हो गई। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये इस तरह से। यहाँ पे हमारी कैथोड, यहाँ पे एनोड, इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये जो हमारी ऐसी परफोरेटेड हो गई, यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस एट अ वेरी लो प्रेशर, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकलते ही हैं, तो ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और यहाँ रास्ते में हाइड्रोजन गैस इनको मिलेगी, तो ये इससे टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और इसका जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा, हाइड्रोजन से जब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, H+। और यही तो हमारा प्रोटॉन है, यही हमारा क्या है, H+ ही हमारा प्रोटॉन है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका यहाँ शेल। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है हमारे, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, सॉरी 0 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया, तो बचा क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, H+। अब हमने ये यहाँ पे H+ तो बन गए, ठीक है, यहाँ पे H+ बन गए। तो H+ क्या है, वो पॉजिटिव है, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, और ये परफोरेटेड है, तो यहाँ पे भी ग्लो, यहाँ पे भी फ्लोरेसेंट थी और यहाँ पे भी एक ग्लो मिला, तो यहाँ से जो है पॉजिटिव पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो देखते हैं आगे। The existence of positively charged particles in atom was shown by Goldstein in 1886 by using his Anode ray experiment और कैनल रे एक्सपेरिमेंट। और आगे देखेंगे कि जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी, बताया था कि न्यूक्लियस में है, वो किसने बताया था, वो रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होते हैं। आगे तो इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, उसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर बस पॉजिटिव होगा। मास इनका ज़्यादा है, उसका 10⁻31 था, इसका 1.6 10⁻27 है। प्रोटॉन्स जो हैं आपको मैंने बताया, ये तो बता दिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, कैसा होता है, सब आगे डिस्कस करेंगे। अब न्यूट्रॉन्स की बात आई तो न्यूट्रॉन जो हैं वो किसने डिस्कवर किए थे, चैडविक ने डिस्कवर किए थे 1932 में, जिसके लिए उनको 35 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसकी कल्पना उन्होंने की थी, किसने, रदरफोर्ड ने, जब उन्होंने डिस्कवरी की थी, जो कि हम आगे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो ये अल्फा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट हुआ था बेरिलियम के साथ, वहाँ से ये न्यूट्रॉन निकले थे, हमको सिर्फ ध्यान रखना है। एक ये चार्ट बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने 1897 में, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन 1932 में चैडविक ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली, ये न्यूट्रल होते हैं। मास, ये मास यहाँ लिख दिया, इधर होना था, उल्टा हो गया। मास इसका 10⁻31, 10 इसका दोनों का 10⁻27, इधर भी 10⁻27। और उसके बाद जो है आपका
ये सब वही माइनस चार्ज माइनस रिलेटिव इसका -1 + 1 इसका 0। आगे देखेंगे एटॉमिक सिंबल। तो फ्रेंड एटॉमिक सिंबल हम कैसे लिखते हैं, तो ये किसने बताया, जॉन जेकब बर्जेलियस ने बताया। तो एटॉमिक सिंबल में क्या है, जैसे आप ये देखते हो ना, हाइड्रोजन का H, हीलियम, लिथियम, ये सब एटॉमिक सिंबल है। देखेंगे जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट हैं जो कि नॉन मेटल हैं, तो उनका सिंबल जो होता है वो इंग्लिश नेम का पहला लेटर होता है। जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है तो पहला लेटर, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पहला लेटर, ठीक है। अगर इफ द नेम ऑफ एलिमेंट हैज़ द सेम इनिशियल लेटर एज अनदर देन वी यूज़ 2 लेटर। जैसे हीलियम का भी H है तो हम इसमें 2 लेटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लिथियम Li, बेरिलियम, इस तरह से। अब एटॉमिक नंबर, अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, अच्छे से सुनो इसको। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर बनता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक मास बनता है, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं उनको, इस तरह से लिखते हैं, ऐसा सिंबल होता है, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक सिंबल। जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन के बारे में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। अगर हम किसका लिखेंगे, कार्बन का लिखेंगे, तो कार्बन का जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 6 और मास हो गया 12, ठीक है। चलो, अब अगर मास 12 है, अब मुझे इससे डिटेल निकालनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आपको जैसे क्वेश्चन दिया है कि ये एटॉमिक सिंबल है, आप बताएं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आपको बताने हैं। तो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो यहाँ 6 लिख दो। अब एटम न्यूट्रल होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, तो ये भी 6 लिख दो। अब हमको क्या पता लग गया, प्रोटॉन पता लग गए हैं। अब 12 मास नंबर है, तो मास नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, मास भाई यहाँ पे लिख दो, मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। तो मास हमारा कितना है, 12 है, न्यूट्रॉन हमको निकालना है, प्रोटॉन हमारा 6 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ओके। ये हो गया। ऑक्सीजन का आप निकाल सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ 16 है, 8 है, तो आप इस तरह से ये इसका निकालो आप, 23, हमारे पास ये सिंबल है 23, 11 सोडियम। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर 11। प्रोटॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी बराबर। अब बात आई न्यूट्रॉन की, तो हम क्या करेंगे, 23 - 11, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम डिसाइड विच एलिमेंट इट इज। तो आप ये बस ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। मास नंबर की बात करेंगे, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला समझा दिया, ये भी एग्जाम्पल हमने कर लिया, ठीक है। अब आइसोटॉप हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक हमको पढ़ना है आइसोटॉप्स, एक हमको पढ़ना है आइसोबार, और एक हमको पढ़ना है आइसोटोन। सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 2015 में 3 नंबर में आया भी था, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइसोटॉप, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड, जिनका जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, नंबर सेम है और मास डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो एटम दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर एट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप। एग्जांपल 11H, 21H, 31H, ये तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्राइटियम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1913 वाइल एक्सप्लेनिंग द एक्सपेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सॉडी, फ्रेडरिक सॉडी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप। तो इन्होंने ये ढूंढा था, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल आइसोटॉप इन नियॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। आइसोटॉप्स के बारे में और देखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके देखो इलेक्ट्रॉन तो सब बराबर ही है, एटॉमिक नंबर तो सबके सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम है, और एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करते हैं कि क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्यों, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम, ठीक है। और आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोटॉप। तो रेडियो एक्टिव होता है, स्टेबल आइसोटॉप भी होते हैं। रेडियो एक्टिव जिनमें से किरणें अल्फा रे, बीटा रे सब निकलता है, आगे देखना है हमको। स्टेबल आइसोटॉप जो कि रेडियो एक्टिव डीके नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, एग्जाम्पल ध्यान रख लो, 2-3 हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। और कार्बन के 2 ध्यान रख लो, कार्बन 12 और कार्बन 14, यहाँ कार्बन 13 भी लिखा है, बहुत कम होता है ये 3 ध्यान, इसको 2 एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, ठीक है, बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखने।
अब हमारा आइसो बार क्या होता है, सीधा उल्टा कर दो, उसमें एटॉमिक नंबर सेम था, मास डिफरेंट था, तो इसमें क्या करना है, जो हमारा आइसो बार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास सेम है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, ये देखो आप 14, ये दीज आर ऑल, ये क्या है, आइसो बार है, क्योंकि इनमें क्या है, मास सेम है 14, ये नाइट्रोजन का मास भी 14 होता है, इधर भी कार्बन का मास भी 14 है, तो इनमें क्या है, ये आइसो बार है। इसी तरह से ये दोनों भी आइसो बार है बिकॉज एटॉमिक मास सेम है, ठीक है। तो एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर दैट हैव द सेम मास आर कॉल्ड आइसो बार. Thus, element atom of different element having same mass number but different atomic number are called isobar. This was discovered by Stewart in the year 1918. उसके बाद हम आ जाते हैं आइसोटोन. इसको थोड़ा ध्यान से समझना. इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो सेम होगी, मतलब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना है 20, यहाँ पे करोगे तो 20, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है. तो ये वही है ना, नीचे वाली क्या लिखी हुई है, प्रोटॉन, ऊपर वाला न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा. तो ये 20, तो ये दो आपस में क्या है, सब आइसोटोन्स. तो एक एक दो एग्जांपल ध्यान रख लो. आमतौर पे बच्चे जो हैं वो ये वाला एग्जांपल ध्यान रखते हैं, कैल्शियम और इसका पोटेशियम का, आप ये ध्यान रख लो, ठीक है. तो आप ये पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, 30 तक एटॉमिक नंबर प्लीज़ याद कर लें, वरना आपको इस यूनिट में थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है. ये हो गया. अगला जो हमारा लेसन होगा फ्रेंड, उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे. डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पहले आई, फिर थॉमसन का मॉडल आया, देन आपका रदरफोर्ड, फिर बोहर का मॉडल आया, देन आपका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब हम देखेंगे. तो ये हमारा अगले लेसन में हो जाएगा. इस जितना हमने पढ़ा एटम, वहाँ अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो सिर्फ एक 2015 में आइसो बार के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है. मैं आपको और दिखा देता हूँ. तो ये देखो, ये आइसो बार आया हुआ है और ये शॉर्ट आंसर में आया था, 2 या 3 लाइन लिखनी है. तो व्हाट आर आइसो बार? आइसो बार्स आर दी elements which have same atomic number but which have same mass number but different atomic number. Example 14 7 nitrogen and 14 6 कार्बन, ठीक है. तो ये बता देना आप. बाकी के हम आगे जो है नेक्स्ट लेसन में देखेंगे. आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें, और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपको और कौन से लेसन चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच.